आवाज आ रही है? गुड मॉर्निंग सर। आवाज आ रही है? यस सर, आ रही है। ठीक ठीक, 1-2 मिनट देख लें, जो लोग आ रहे हैं आ जाए, शुरू करें। चलिए शुरू किया जाए। यस सर। ठीक, तो आज हम लोग को पढ़ना था वेव ऑप्टिक्स। कल हम लोगों ने पढ़ी थी रे ऑप्टिक्स या ज्योमेट्रिकल ऑप्टिक्स, इसको बोलते हैं वेव ऑप्टिक्स। देखिए, ऑप्टिक्स दो पार्ट में जो डिवाइड हुई वो कहाँ से हुई, उसके बारे में थोड़ा समझ लेते हैं। दो साइंटिस्ट थे, एक थे न्यूटन और एक थे हाइगेन्स। न्यूटन का ये मानना था कि जो लाइट है वो मिलकर बनी है टाइनी पार्टिकल से, यानी कि पार्टिकल से मिलकर बनी है। उसको इसने नाम दिया कॉर्पस्क्यूलर कॉर्पस्क्यूलर्स। जो ये पार्टिकल्स थे जिसके बारे में न्यूटन ने कहा कि लाइट जो है टाइनी पार्टिकल से मिलकर बनी है, या कोई भी लाइट सोर्स टाइनी पार्टिकल्स इमिट करता है, उनको बोलते हैं कॉर्पस्क्यूलर्स। हाइगेन्स ने कहा कि जो लाइट है वो एक मैकेनिकल वेव है, which requires a medium to travel। कोई भी लॉन्गिट्यूडनल वेव होगी, मैकेनिकल वेव होगी, उसको एक मीडियम चाहिए अगर उसको ट्रेवल करना है। तो हाइगेन्स ने कहा कि लाइट जो है वो पार्टिकल नहीं है, वो क्या है, वेव है। न्यूटन ने लाइट को पार्टिकल मानकर एक्सप्लेन किया रेक्टिलिनियर प्रोपोगेशन ऑफ लाइट। दूसरा उसने प्रूफ किया रिफ्लेक्शन, और तीसरा उसने प्रूफ किया रिफ्रैक्शन। लाइट से रिलेटेड कुछ और फिनोमेना थी, जैसे कि इंटरफेरेंस, डिफ्रैक्शन और पोलराइजेशन। न्यूटन की थ्योरी से ये सब तो प्रूफ हो रहा था, लेकिन ये सब प्रूफ नहीं हो रहा था। हाइगेन्स की जो वेव थ्योरी थी उससे ये दोनों चीजें प्रूफ हो रही थी, ये नहीं प्रूफ हो रहा था। मतलब वेव थ्योरी से तो प्रूफ हो रहा था, लेकिन हाइगेन्स ने एक शब्द ये कह दिया था कि लाइट मैकेनिकल वेव है, और मैकेनिकल में भी लॉन्गिट्यूडनल वेव है। इसलिए लॉन्गिट्यूडनल वेव मानकर जब आप लाइट को काम करते थे तो पोलराइजेशन नहीं एक्सप्लेन हो रहा था, और ये सब फिनोमेना एक्सपेरिमेंटली तो मिल ही रही थी।
तो न्यूटन की क्योंकि पॉपुलैरिटी बहुत ज्यादा थी, इसलिए हाइगेंस की थ्योरी को उस समय नकार दिया गया। ये सन 1678 या 80 के आसपास की बात है। यही मानते रहे गए सब लोग कि लाइट जो आपकी है वो टाइनी पार्टिकल से मिलकर बनी है, यानी कि कॉर्पस्कुलर से मिलकर बनी है। 1850 के अराउंड, यानी कि लगभग 200 साल के बाद, फोकॉल्ट एक साइंटिस्ट थे, उनका एक एक्सपेरिमेंट था। उस एक्सपेरिमेंट से ये प्रूफ हुआ कि न्यूटन की जो थ्योरी है वो गलत है। न्यूटन्स थ्योरी रॉन्ग। ये प्रूफ नहीं हुआ कि ये हाइगेंस की थ्योरी सही है, ये प्रूफ हो गया कि न्यूटन की थ्योरी क्या है, गलत है। फिर एक साइंटिस्ट आए, यंग्स, थॉमस यंग। थॉमस यंग ने ये प्रूफ कर दिया अपने एक्सपेरिमेंट से कि हाइगेंस की थ्योरी सही है। तो न्यूटन का गलत होना और हाइगेंस का सही होना, ये मान लिया गया कि लाइट जो है एक वेव है। हाइगेंस ने अपनी वेव थ्योरी से ये भी एक्सप्लेन कर दिया कि रिफ्लेक्शन भी हम प्रूफ कर सकते हैं अगर लाइट को वेव मान लें, रिफ्रैक्शन भी प्रूफ कर सकते हैं। तो सीधी सी बात है, इसके पास ज्यादा चीजें थी। जो न्यूटन ने प्रूफ किया वो तो इसने प्रूफ कर ही दिया, ये दोनों चीजें ज्यादा प्रूफ कर दी। अब बचा केवल ये। तो ये इसलिए प्रूफ नहीं हो पाया हाइगेंस से, क्योंकि उसने मान लिया था कि लाइट क्या है, मैकेनिकल वेव। बाद में मैक्सवेल ने बताया, मैक्सवेल ने बाद में क्या बताया कि जो लाइट है वो मैकेनिकल वेव नहीं है, वो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव है। क्या है वो? इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव। और जैसे ही आप इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव लाइट को मानेंगे, ये होती है ट्रांसवर्स वेव, वैसे ही ये पोलराइजेशन भी एक्सप्लेन हो गया। तो ये बिल्कुल क्लियर हो गया कि लाइट को हमें क्या लेकर चलना है, वेव लेकर चलना है। फिर सबसे लेटेस्ट जो डिस्कवरी हुई उसमें आए डी ब्रॉगली। नाम सबने सुना होगा, केमिस्ट्री में तो सुना ही होगा, फिजिक्स में भी तो सुना ही होगा। डी ब्रॉगली ने यह बताया कि लाइट वेव और पार्टिकल डुअल नेचर रखती है। और डी ब्रॉगली ने यह भी बताया कि केवल लाइट ही नहीं, दुनिया का कोई भी पार्टिकल या दुनिया की कोई भी वेव, सबके पास डुअल नेचर है। डिपेंड करता है इस बात पर कि आप कौन सा नेचर देखेंगे, कि उसका मास कितना है। अगर उसका मास ज्यादा है तो वो पार्टिकल की तरह बिहेव करेगा, और अगर उसका मास कम है तो वो वेव की तरह बिहेव करेगा। क्लियर है बात? तो ये था बेसिक रेफरेंस की कैसे चीजें स्टार्ट हुई। क्लियर है? यस सर। हम लोग को पढ़ना कहां से है? हम लोग को पढ़ना है हाइगेंस थ्योरी से। वेव ऑप्टिक्स कहां से शुरू होती है? हाइगेंस थ्योरी से। क्या होती है हाइगेंस थ्योरी, कोई बताएगा? वेव फ्रंट क्या होता है, कोई बताएगा? बोलिए भाई। वेव फ्रंट नाम सबने सुना है, इसको हिंदी में बोलते हैं तरंगार्ग। और अगर मैं इसका संधि विच्छेद कर दूं, तरंग अग्र। नाम ही है वेव फ्रंट, यानी कि वेव का फ्रंट, तरंग का अग्रभाग। क्या होता है ये? ऐसे बिंदुओं का बिंदुपथ, लोकस ऑफ ऑल पॉइंट्स, जो समान कला में क्या कर रहे हो, कंपन कर रहे हो, ऑसिलेटिंग इन सेम फेज। लोकस ऑफ ऑल पार्टिकल्स ऑसिलेटिंग इन सेम फेज। ऐसे पॉइंट लीजिए जो सेम फेज में ऑसिलेट कर रहे हो, उनका लोकस अगर आप निकाल लेंगे तो क्या मिल जाएगा आपको? वेव फ्रंट मिल जाएगा। अब बात आती है फेज क्या है। जैसे मान लीजिए कि ये कोई भी वेव है, ए साइन ओमेगा टी प्लस के एक्स। ये किसी वेव के पार्टिकल का डिस्प्लेसमेंट का इक्वेशन है। वाई क्या है? वाई वेव का डिस्प्लेसमेंट नहीं है, वाई क्या है? पार्टिकल का डिस्प्लेसमेंट है। तो डिस्प्लेसमेंट की इक्वेशन में साइन के साथ जो कुछ भी लिखा हो या कॉस के साथ जो कुछ भी लिखा हो, साइन के साथ या कॉस के साथ
जो कुछ भी लिखा हो उसे क्या बोलते हैं, फेज बोलते हैं। यानी कि ये क्या है, फेज। अब देखिए फेज बताता क्या क्या है। फेज क्या है, फेज इज ए फिजिकल क्वांटिटी which tells about the and direction of and direction of oscillating particle। देखिए इसके पास है क्या क्या, इसके पास है x, इसके पास है t। x से क्या बताएगा, पोजीशन। t से क्या बताएगा कि कहां पर है, जैसे t बराबर स्मॉल t बराबर कैपिटल T बाई 2 पे है, या t बराबर स्मॉल t बराबर किस पर है, कैपिटल T पर है। जैसे मान लीजिए अगर यहाँ पर आप एक वेव बना लें तो x का मतलब क्या है, ये t का मतलब क्या है, देख लीजिए आप। जैसे मान लीजिए कह दिया कि स्मॉल t बराबर कितना है, कैपिटल T है, यानी कि यहाँ पर है ये एक ऑसिलेशन क्या कर चुका है, पूरा कर चुका है। अब देखिए यहाँ पर अगर आप k को देखेंगे तो k होता है 2 पाई बाई लैम्डा। k को बोलते हैं वेव नंबर, और लैम्डा है आपका वेवलेंथ। वेवलेंथ की डेफिनेशन कोई बताएगा? बोलो यार, कहाँ गए सब? सर दो गर्तों या फिर उनके बीच की दूरी। ठीक, दो, आपने बोला श्रृंगों और दो गर्तों के बीच की दूरी। अच्छा ठीक है, अब आप इस परिभाषा को छोड़ दीजिए क्योंकि इस परिभाषा में कई खामियां हैं। जैसे अगर मैं कोई स्क्वायर वेव बना दूं, अब देखिए जो आप श्रृंग बताते हैं, श्रृंग वो होता है जिसका आयाम क्या हो, सबसे अधिकतम हो, जिसका एम्पलीट्यूड क्या हो, सबसे अधिकतम। तो आपको देखने से यहाँ पता चल गया कि ये वाला श्रृंग है, तो श्रृंग से श्रृंग यानी कि ऐसे घूमेगा, इनके बीच की दूरी को आपने लैम्डा कह दिया। जरूरी थोड़ा ना है कि हर बार वेव जो हो वो क्या हो, साइन वेव भी हो। मान लीजिए स्क्वायर वेव है, अब ये सब क्या है, श्रृंग। सब क्या है, गर्त। सब क्या है, श्रृंग। ये भी सब क्या है, श्रृंग। तो आपके साथ क्या हो जाएगी, समस्या हो जाएगी। जो आपकी परिभाषा है उससे अगर आप परिभाषित करेंगे तो दिक्कत हो सकती है। तो आपको अगर तरंग दैर्ध्य को परिभाषित करना है तो आपको सहारा लेना पड़ेगा किसका, फेज का। फेज को बोलते हैं कला, हिंदी में बोलते हैं कला। तो हम लोग यहाँ पर वेवलेंथ को डिफाइन करेंगे, कैसे समझिएगा, पहले परिभाषा सुनिए फिर समझाते हैं। समान कला में, हिंदी वाले सुने पहले, समान कला में कंपन करने वाले दो क्रमागत कणों के बीच की दूरी को तरंग दैर्ध्य कहते हैं। ठीक है ना। द डिस्टेंस बिटवीन टू कॉन्जिक्यूटिव पार्टिकल्स ऑसिलेटिंग इन सेम फेज इज नोन एज वेवलेंथ। कोई ऐसे दो पार्टिकल लीजिए, कोई ऐसे दो पार्टिकल लीजिए जो सेम फेज में हो, और वो कैसे हो, कॉन्जिक्यूटिव हो। ये नहीं मतलब उसके जस्ट बाद वाला, ठीक है ना। ऐसे दो पार्टिकल के बीच की आपको क्या निकालनी है, डिस्टेंस निकालनी है, और वो डिस्टेंस ही क्या हो जाएगी, आपकी वेवलेंथ हो जाएगी। जैसे कैसे देखना है, चलिए देखिए। फेज क्या बताता है, पोजीशन एंड डायरेक्शन। चलिए देखते हैं। चलिए मैं एक वेव बनाता हूं यहां। ठीक, अब मुझे ऐसे पार्टिकल्स देखने हैं जो सेम फेज में हो। ठीक है, चलिए। फेज का मतलब ध्यान दीजिएगा, पोजीशन और डायरेक्शन। चलिए एक पार्टिकल मैंने लिया यहां, ये पार्टिकल जो है इसकी पोजीशन इस समय क्या है, ये कहां पर है, ओरिजिन पर है। यानी कि ये, अगर इसको हम ये क्या मानेंगे,
ये वाली जो लाइन है, यानी कि इसकी जो डिस्टेंस है अभी क्या है, वो 0, मतलब कहाँ पर है ये, इसको बोलते हैं क्या, मीन पोजीशन। ये मैक्सिमम और ये मिनिमम, ये क्या है, मीन पोजीशन। तो ये पार्टिकल अभी मीन पोजीशन में है। अच्छा ठीक है, ध्यान दीजिएगा, हमें ढूंढना क्या है, हमें ऐसे पार्टिकल ढूंढने हैं, कौन से पार्टिकल, कॉन्जिक्यूटिव पार्टिकल, जो किसमें हो, सेम फेज में हो। अगर मैं देखना चाहूं कि इस पार्टिकल के साथ वाला पार्टिकल कौन सा होगा जो क्या हो, कॉन्जिक्यूटिव हो, जो क्या हो, सेम फेज में हो। चलिए सबसे पहले तो मुझे देखना है कि जो पार्टिकल मीन पोजीशन पे, तो देखिए एक पार्टिकल ये वाला मीन पर है। अच्छा, पोजीशन दोनों की सेम है, क्या दोनों का डायरेक्शन ऑफ मोशन सेम है, हमें ये भी देखना है, क्योंकि जब दोनों चीजें सेम होंगी तभी फेज सेम होगा। देखिए ये पार्टिकल जो है, ये अब जो है मीन पोजीशन से ऊपर की तरफ जाएगा, देखिए जाएगा। यस सर। लेकिन जो ये वाला पार्टिकल है, ये है तो मीन पोजीशन पे, लेकिन इसका जो मोशन है वो डाउनवर्ड होने वाला है, इसका मोशन कैसा था, अपवर्ड, यानी कि ये दोनों फेज में नहीं है। चलो ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं, एक ये पार्टिकल मिला जो क्या था, इसके साथ उसी पोजीशन पर, यानी कि मीन पोजीशन पर। ये पार्टिकल कहाँ जाना चाह रहा है, ऊपर। तो देखिए इस पार्टिकल की और इस पार्टिकल की डायरेक्शन क्या है, सॉरी पोजीशन पहले क्या देखा हमने, सेम है, और डायरेक्शन भी क्या है, सेम है, यानी कि दोनों ये किसमें है, सेम फेज में। तो यानी कि इन दोनों के बीच की जो डिस्टेंस है वो क्या हो जाएगी, लैम्डा हो जाएगी। ठीक है, इसी तरह देखिए इस पार्टिकल को देखिए और इसको देखिए, दोनों है मैक्सिमम पोजीशन पर, और दोनों अब नीचे आना चाह रहे हैं। दोनों है कहाँ, मैक्सिमम पर, और दोनों कहाँ आएंगे, अब नीचे। तो इन दोनों के बीच की दूरी भी क्या हो गई, तरंगदैर्घ्य। अब आप कहेंगे सर ये तो हमको मालूम ही था कि श्रृंग से श्रृंग और गर्त से गर्त के बीच की दूरी क्या होती है, तरंगदैर्घ्य होती है। ठीक है भैया, कोई बात नहीं। अगर मैं कहूँ इस वाले पार्टिकल और इस वाले पार्टिकल के बीच की डिस्टेंस कितनी होगी, ध्यान से देखिए, ये वाला और ये वाला, बताओ जरा। कितनी, सर लेमडा ही होगी, लेमडा। लैम्डा, लैम्डा होगी। कैसे पता चला, क्योंकि सर जो इसकी पोजीशन है दोनों सेम है और डायरेक्शन भी सेम है। हाँ। अब लेकिन जो आपकी परिभाषा थी श्रृंग से श्रृंग और गर्त से गर्त, उस परिभाषा से आप नहीं बता सकते थे। यस। तो ना तो ये श्रृंग है और ना तो ये क्या है, गर्त है। इस तरह आप कहीं से भी डिस्टेंस जो है आसानी से देख सकते हैं। आपको देखना क्या रहेगा हमेशा, कि फेज जो सेम हो और कैसे हो, कॉन्जिक्यूटिव। जैसे मान लीजिए कि इस वाले के साथ ये वाला भी सेम फेज में है, ध्यान से देखिए, ये भी कहाँ है, मीन पे, और कहाँ जा रहा है, ऊपर। लेकिन ये नहीं कि इसके साथ इसको ले लेंगे, क्योंकि ये क्रमागत नहीं है, क्रमागत तो ये आ चुका, ये तो एक बाद वाला है। तो दो क्रमागत ऐसे कर लीजिए जो समान कला में क्या कर रहे हो, कंपन कर रहे हो, उनके बीच की दूरी को हम क्या कह देते हैं भाई, तरंगदैर्घ्य। ठीक है, क्लियर है बात। यस अब सर। देखिए, यस सर। अब अब हमको पढ़ना है जो हम लोग के टॉपिक है मेन, वो है क्या, पहले तो पढ़ लेते हैं, एक टॉपिक है छोटा सा, प्रिंसिपल ऑफ सुपरपोजिशन, यानी कि अध्यारोपण का सिद्धांत। और फिर पढ़ते हैं हम लोग व्यतिकरण, यानी कि इंटरफेरेंस, जहां से हम लोग के एग्जाम में क्वेश्चन आने हैं। प्रिंसिपल ऑफ सुपरपोजिशन हमेशा सेम ही रहता है, चाहे जहां के लिए पढ़ें। इलेक्ट्रिक फील्ड और इलेक्ट्रिक फोर्स में आपने पढ़ा होगा, ग्रेविटेशनल फील्ड फोर्स में पढ़ा होगा, क्लास 11th में जो मैंने अभी वेव पढ़ाई है वहां पर भी पढ़ा होगा, और यहाँ पर फिर से आ गया, वेव्स की बात आई तो प्रिंसिपल ऑफ सुपरपोजिशन फिर से आ गया। प्रिंसिपल ऑफ सुपरपोजिशन, हिंदी में कहते हैं इसे अध्यारोपण का, आज तबीयत थोड़ा खराब है तो एनर्जी नहीं आ पा रही। और एक तो गर्मी इतनी ज्यादा है कि तबीयत सही भी रहती है तो खराब हो जाती है यहाँ। यस सर, मौसम भी चेंज हो रहा है ना, बारिश हो रही है, धूप कर देता है। यहाँ गर्मी बहुत है यार, जहाँ ये क्लास चल रही है, बड़ी समस्या है। सर बारिश नहीं हो रही है चलिए, क्या? अरे बारिश हो रही है लेकिन गर्मी जब प्रचंड हो जाती है तो बारिश के बस का नहीं रहता है।
तो बारिश होने के बाद जैसे ही धूप निकलेगी तो बिल्कुल इस समय तत्काल में अभी बारिश हो रही है क्या जहां तुम हो? नहीं सर, बारिश तो नहीं हो रही, लेकिन लाइट है इसीलिए थोड़ा सुविधा है। घर के पंखों में और सरकारी पंखों में अंतर होता है। यस सर। घर के पंखे हवा देते हैं, सरकारी पंखे हवा नहीं देते, वो केवल घूमते हैं कछुआ चाल से। वो सर केवल दिखाते हैं, दिखावा करते हैं, बस हो गया। तो देखिए प्रिंसिपल ऑफ सुपरपोजिशन क्या कहता है, जैसे ये एक वेव आ रही है जो है y1, ठीक है। अब मान लो कि ध्यान से देखना, ये पॉइंट है, एक वेव यहां से आ रही है ऐसे, ठीक है, दोनों इस पॉइंट पर मिली, इसका नाम है y2। अब देखिए ये वेव, अब यहाँ पर एक पार्टिकल है, अब देखो ये वेव चाहती है कि मैं इसको, देखो अगर ये वेव आगे बढ़ती तो ऐसे जाती ऊपर की तरफ, देखो ये ऐसे आई ऐसे जाती, ये वेव चाह रही है कि मैं इसको यहाँ ले जाऊं, और ये वाली जो वेव आई है ये चाह रही है मैं इसको यहाँ ले जाऊं, ठीक है। यह तो आप थोड़ा और इस तरह समझ सकते हैं, देखिए ध्यान से, ये आई ऐसे और ये आई ऐसे। अब ये वाली वेव चाह रही है नीचे ले जाऊं और ये वाली वेव चाह रही है ऊपर ले जाऊं। अब पार्टिकल बेचारा जाएगा तो जाएगा कहाँ? तो ये देखिए वैसी ही कंडीशन है, क्योंकि ये विस्थापन है, विस्थापन एक सदिश राशि होती है, तो सदिश के नियमों का पालन यहाँ पर करना पड़ेगा। जैसे मान लीजिए कि आपको कोई इस तरफ भी खींच रहा है, इस तरफ भी खींच रहा है, तो आप कहाँ जाएंगे? जो ज्यादा तेजी खींचेगा, तो जिसका विस्थापन ज्यादा होगा उसकी तरफ वेव चली जाएगी। और कुल विस्थापन क्या होगा भाई? अगर देखिए दोनों विपरीत दिशा में है तो घटा देंगे, अगर दोनों एक ही दिशा में है, मान लीजिए दोनों चाहते हो कि इसको कहाँ ले जाएं, ऊपर ले जाएं, तो जुड़ जाएंगे विस्थापन, ठीक है ना। अगर विपरीत दिशा में होंगे तो यस घटा सर। दिए जाएंगे, अगर समान दिशा में होंगे तो जोड़ दिए जाएंगे। कोण वोण का यहाँ पर कोई चक्कर आना नहीं है, ठीक है। अब देखिए, तो प्रिंसिपल ऑफ सुपरपोजिशन केवल यही है कि इस पार्टिकल के लिए जब आप लिखने जाएंगे तो हो जाएगा y1 प्लस y2। अब एक आपको मालूम होना चाहिए इंटरफेरेंस पढ़ने के लिए, कोहेरेंट सोर्स या कोहेरेंट वेव्स, दोनों चीजें हैं, एक ही बात है। तो कोहेरेंट सोर्स या कोहेरेंट वेव्स ऐसी वेव्स या ऐसे सोर्स होते हैं जिनके बीच में फेज डिफरेंस, जिनके बीच में फेज डिफरेंस हमेशा क्या रहे? कांस्टेंट रहे, या तो जीरो रहे या कांस्टेंट रहे। जीरो भी क्या है? कांस्टेंट ही तो है। तो हम लोग ये कह सकते हैं कि ऐसी दो वेव्स या ऐसे दो सोर्स जिनके बीच का फेज डिफरेंस क्या रहे? कांस्टेंट रहे। कांस्टेंट तो है। ऐसे ऐसे सोर्स और ऐसे वेव्स को क्या कहते हैं हम लोग? कोहेरेंट वेव्स। जैसे मान लो कि मैं यहां लिख दूं कि एक वेव है इस तरह, y1 बराबर a1 साइन ओमेगा टी प्लस के एक्स, ठीक है। दूसरी है a2 साइन ओमेगा टी प्लस के एक्स। देखो दोनों का फेज क्या है? सेम है। तो अगर फेज डिफरेंस निकालेंगे यानी कि इसमें से इसको घटाएंगे तो जीरो आ जाएगा। अगर जीरो ना आए भाई, अगर जीरो ना आए तो दूसरी क्या कंडीशन है? कि कांस्टेंट रहे। मतलब ऐसी दो वेव्स जिनके बीच का फेज डिफरेंस समय के साथ परिवर्तित ना हो। समय के साथ परिवर्तित ना हो का मतलब क्या हो? कांस्टेंट हो। ऐसी वेव्स को क्या कहते हैं हम लोग? कोहेरेंट वेव्स। ऐसी वेव्स को क्या कहते हैं? कोहेरेंट वेव्स। दो वेव्स या दो सोर्स, भाई कोहेरेंट अगर सोर्स है तो उससे जो निकलेंगी वेव्स वो कोहेरेंट हो जाएंगी। तो फेज डिफरेंस क्या रहना चाहिए? कांस्टेंट रहना चाहिए, ठीक है। अब बात आती है, अगर हमको देखना हो, एक संबंध और पढ़ना रहता है, रिलेशन बिटवीन फेज डिफरेंस एंड पाथ डिफरेंस। हमको ये जानना है कि जो ये फेज डिफरेंस आता है वो क्यों आता है। तो रिलेशन बिटवीन, ये सब पढ़ लेंगे तो इंटरफेरेंस पढ़ना आसान हो जाएगा। फेज डिफरेंस एंड पाथ डिफरेंस, ठीक है। मान लीजिए ये कोई पॉइंट है P, ठीक है। एक वेव यहां से चली, यहां पर आई y1,
और एक वेव यहां से चली और यहां तक आई, ये है y2। तो देखने से ही पता चल रहा है कि इस वाली वेव ने ज्यादा रास्ता तय किया है, इस वाली वेव ने कम रास्ता तय किया है। अगर मैं इस y1 का समीकरण लिखूं तो मैं लिख सकता हूं, क्या लिख सकता हूं, मान लीजिए कि मैंने लिखा a1 sin ओमेगा टी प्लस के x1। मान लीजिए कि इसने x1 दूरी चली और इसने कितनी चली, x2। तो y2 बराबर a2 sin ओमेगा टी और प्लस के x2 लिख सकते हैं भाई। ये x2 चली तो ये x2, ये x1 चली तो ये x1। ठीक है। अब देखिए इसका फेज ये है, क्या नाम दे दिया, φ1। इसका फेज ये है, नाम दे दिया φ2। तो अगर मैं डेल्टा फाई निकालना चाहूं, क्या निकालना चाहूं, डेल्टा फाई, यानी कि φ1 माइनस φ2। भाई दोनों का फेज है, फेज का निकालना है डिफरेंस। डिफरेंस का मतलब आप जानते हैं सब्ट्रैक्ट करना है। तो अगर इन दोनों का फेज निकालने जाएंगे तो देखिए क्या होगा, ध्यान से, ये संबंध बहुत इंपॉर्टेंट है जो निकालने जा रहे हैं। ओमेगा टी प्लस के x1 माइनस, इसमें माइनस से मल्टीप्लाई करेंगे तो माइनस ओमेगा टी और माइनस का के x2। ओमेगा टी से ओमेगा टी क्या हो गया, कैंसिल। देखो ओमेगा टी से ओमेगा टी कैंसिल हुआ इसीलिए है ताकि क्या हो जाए, फेज डिफरेंस टाइम पर डिपेंड ही ना करे। फेज डिफरेंस टाइम पर डिपेंड ही ना करे, ठीक है ना। अब देखो के x1 माइनस के x2, तो के कॉमन लिया है, x1 माइनस x2, ये क्या है, डेल्टा फाइव। अब देखिए x1 माइनस x2 क्या है, x1 माइनस x2 क्या है, इनके पाथ का डिफरेंस, इनके पाथ का डिस्टेंस। डिफरेंस है। तो k और इसको लिखा हमने डेल्टा x। k क्या होता है भाई, 2 पाई बाई लैम्डा डेल्टा x। ये संबंध याद रखना पड़ेगा भाई कि डेल्टा फाई यानी कि फेज डिफरेंस इज इक्वल टू 2 पाई बाई लैम्डा पाथ डिफरेंस। फेज डिफरेंस इज इक्वल टू 2 पाई बाई लैम्डा पाथ डिफरेंस। ये रिलेशन क्या करना पड़ेगा, आपको याद रखना पड़ेगा। क्लियर है। यस। चलिए अब बात आती है इंटरफेरेंस पढ़ने की, कि इंटरफेरेंस यानी कि व्यतिकरण क्या है। एक एक सेकेंड सब लोग रुकेंगे। एक मिनट।
चलिए ठीक है, शुरू करें। आवाज आ रही है? यस सर। ठीक है, देखिए हम लोग को पढ़ना है इंटरफेरेंस, हिंदी में बोलें तो इससे व्यतिकरण। हाँ, कोई बताएगा? तो जो जो दो समान आवृत्ति की तरंगे किसी माध्यम में से जाती हैं, तो उनमें जो अध्यारोपण के कारण से उनके विभिन्न बिंदुओं पे उनकी जो परिणामी तरंग होती है, उनकी सर वो डिफरेंट हो जाती हैं। और जहाँ पे सर ज्यादा होती है उसको समपोषी पर, कहते पर, हैं, जहाँ पर, पे कम होती है पर, तरंग पर, परिणामी तरंग दैर्ध्य। यस सर, परिणामी तरंग सर, तरंग की तीव्रता जो होती है वो डिफरेंट हो जाती है ठीक दोनों ठीक तरंगों के लिए ठीक विभिन्न बिंदुओं पर। फिर इसी ठीक है। घटना को व्यतिकरण और कहते हैं। ठीक है, ठीक है, ठीक है, और कोई बताना चाहेगा? तो जी, जब किसी माध्यम में एक ही आवृत्ति की दो तरंगे एक साथ एक ही दिशा में चलती हैं, तो उनके अध्यारोपण से माध्यम के विभिन्न बिंदुओं पर परिणामी तीव्रता उन तरंगों की अलग अलग तीव्रताओं की युक्त भिन्न होती है। हम्म, ठीक है, ठीक है, दोनों बातें बिल्कुल सही हैं। अब जैसे आप बार बार बोल रहे हैं समान आवृत्ति की, तो समान आवृत्ति बोलने से अच्छा है कि आप बोल दें जब समान कला वाली। दोनों बातें एक ही हैं, बहुत ज्यादा अंतर नहीं है। समान कला कहने से क्या हो जाता है, थोड़ा सा और परिभाषा अच्छी हो जाती है आवृत्ति कहने की तुलना में, क्योंकि कला में, समान कला में यानी कि सेम फेज में वो तभी आएंगी जब उनकी आवृत्ति क्या हो, बराबर हो। भाई अगर आप अभी आपने देखा था क्या था टर्म, ओमेगा टी प्लस के एफ, तो ओमेगा टी तभी कट पाया जब दोनों में क्या था, ओमेगा था। अगर एक में ओमेगा 1 और ओमेगा 2 होता तो वो कटता नहीं। तो अगर अगर वहां पर आपको फेज डिफरेंस का वो करना है, कांस्टेंट करना है, तो ओमेगा तो सेम होना ही पड़ेगा। तो समान आवृत्ति बोल दिया तब भी कोई दिक्कत नहीं है, समान कला बोल दिया तब भी कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है ना? चलिए, तो यहां पर हम यस लोग ये सर। कह सकते हैं कि जब जब दो समान कला वाली तरंगे आपस में मिलती हैं किसी माध्यम में, तो माध्यम के अलग अलग बिंदुओं पर तरंगों की तीव्रता अलग अलग होती है। ठीक है ना? इस घटना को क्या बोलते हैं, व्यतिकरण, है ना? इसको दूसरी तरीके से हम लोग डिफाइन करते हैं, व्हेन टू कोहेरेंट वेव्स सुपर इम्पोज ईच अदर। मिलने को हम लोग कह देते हैं अध्यारोपित होती हैं। फिजिक्स का टर्म क्या हो जाता है, अध्यारोपित। अब वो मित्र तो है नहीं कि जाके मिल रहे हैं, है ना? तो मिलने की जगह बोल दिया कि जब यस। दो समान कला वाली या समान आवृत्ति वाली तरंगे अध्यारोपित होती हैं, तो when two coherent waves are superimposed with each other, then there is redistribution of intensity और energy। तो जब वो मिलती हैं तो ऊर्जा का पुनर्वितरण होता है। पुनर्वितरण का मतलब यही है कि कहीं पर ऊर्जा या तीव्रता ज्यादा, कहीं पर ऊर्जा या तीव्रता कम। भाई नॉर्मली क्या था, दोनों का जुड़ जाना चाहिए था। भाई 5 के साथ वो जा रही है, 10 के साथ वो जा रही, हो गया 15, लेकिन 15 हुआ नहीं। कहीं पर 15 से भी ज्यादा हो गई और कहीं भी उनका अंतर यानी कि 10 माइनस 5, 5 से भी क्या हो गई, कम हो गई। इस घटना को क्या बोलते हैं, व्यतिकरण या इंटरफेरेंस। जब दो समान कला वाली तरंगे आपस में अध्यारोपित होती हैं, तो माध्यम के किसी बिंदु पर तीव्रता क्या होती है, अलग, और किसी बिंदु पर अलग। जहां तीव्रता अधिकतम होती है उस बिंदु को क्या बोलते हैं, या उस तरह के व्यतिकरण को क्या बोलते हैं, संपोषी व्यतिकरण यानी कि कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस। और जहां तीव्रता न्यूनतम होती है वहां क्या बोलते हैं, विनाशी व्यतिकरण यानी कि डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस। तो दो इंटरफेरेंस हैं, कंस्ट्रक्टिव और डिस्ट्रक्टिव। जहां इंटेंसिटी मैक्सिमम, भाई नाम ही एक कंस्ट्रक्टिव यानी कि कंस्ट्रक्ट हो रहा है, कुछ बन रहा है, और डिस्ट्रक्टिव मतलब खत्म हो रहा है। तो जहां इंटेंसिटी क्या हो जाए, मैक्सिमम हो जाए, वहां पर क्या होगा, कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस। और जहां इंटेंसिटी क्या हो जाए, मिनिमम हो जाए, वहां क्या होगा, डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस। क्लियर है बात? यस सर। चलिए, अब इसकी मान लीजिए कि एक जो वेव है आपकी, उसकी जो इक्वेशन है y1, वो है आपकी a1 साइन ओमेगा टी। दूसरी जो वेव है उसकी इक्वेशन है a2 साइन ओमेगा टी प्लस फाइव।
क्लियर है? इसको मान लीजिए 1, इसको मान लीजिए 2। अब ये दोनों वेव्स क्या हुई, आपस में सुपर इम्पोज हुई, यानी कि अध्यारोपित हुई। तो जो परिणामी विस्थापन आया वो क्या आएगा, y1 प्लस y2। क्या आया, y1 प्लस y2। अब जरा y1 और y2 को ऐड देखो, यहाँ पर हमने आवृत्ति दोनों की क्या मानी है, ओमेगा, आवृत्ति नहीं परिवर्तित की। बस ये फाई क्या है, इसका फेज डिफरेंस है। अगर कोई पूछे दोनों के बीच में फेज डिफरेंस, तो देखिए ओमेगा टी प्लस फाई में से आप ओमेगा टी हटा देंगे तो कितना बचेगा, फाई। तो इन दोनों के बीच का फेज डिफरेंस यानी कि कलांतर, ओ सॉरी हाँ कलांतर कितना है, फेज, फेज का मतलब कला, फेज डिफरेंस का मतलब कला में अंतर, यानी कि कलांतर फाई कितना है, फाई। अब फाई जरा दोनों का मान रखिए, तो A1 साइन ओमेगा टी प्लस A2 साइन ओमेगा टी प्लस फाई। इसको A1 साइन ओमेगा टी लिखा रहने दीजिए प्लस A2। इसको मैं क्या साइन A प्लस बी लिख सकता हूं। तो देखिए साइन A प्लस बी करेंगे तो क्या हो जाएगा, ध्यान से देखिए, साइन A कॉस बी, तो साइन A कॉस बी प्लस कॉस A साइन बी, सही है, कॉस A साइन बी। अब थोड़ा ध्यान से देखिएगा, इसको अंदर मल्टीप्लाई करा देते हैं, या थोड़ा सा डायरेक्ट लिखने की कोशिश करते हैं, थोड़ा सा डायरेक्ट लिखने की कोशिश करते हैं। देखिए होगा क्या, यहां से देखिएगा, देखिए जब इसमें आप इस वाले टर्म में A2 का मल्टीप्लाई कराएंगे तो ये हो जाएगा A2 साइन ओमेगा टी कॉस फाई हो जाएगा। अगर मैं यहाँ से साइन ओमेगा टी यस कॉमन ले लूं, साइन ओमेगा टी जैसे कॉमन लूंगा तो यहाँ से बचेगा A1 और यहाँ से बचेगा A2 कॉस फाई, A2 कॉस फाई बचेगा। यस सर। ध्यान से देखिए, अब इसको मैं लिखने वाला हूं, ध्यान से देखिएगा, A2 cos ओमेगा टी साइन फाई है, A2 cos ओमेगा टी साइन फाई, तो इसको मैं लिख रहा हूं A2 साइन फाई cos ओमेगा टी, ठीक है। अब जरा देखिए यहाँ से क्या लिखा है ये, ध्यान से देखिए, इन दोनों में देखिएगा, यहाँ पर हम लोग क्या लिख सकते हैं। अगर हम यहाँ पर कुछ एजम्पशन ले लें, अभी तक ये क्या आया था, y आया था। अगर हम मान लें लेट, क्या मान लें, लेट कि जो A1 प्लस A2 कॉस फाई है वो किसके बराबर है, A कॉस थीटा के, और जो A2 साइन फाई है वो इक्वल है A साइन थीटा के। इसको मान लीजिए इक्वेशन 1 और इसको मान लीजिए इक्वेशन 2, ठीक है। हमने ये क्या ले लिया, एजम्पशन ले लिया। अब देखिएगा इन दोनों को स्क्वायर करके क्या करना है, ऐड करना है, इन दोनों को स्क्वायर करके क्या करना है, ऐड करना है। अब देखिए पहले तो यहाँ से ये समझ लीजिए कि अगर मैं इसकी वैल्यू यहाँ रख देता हूँ, पहली बात तो इसकी वैल्यू यहाँ रख दीजिए, बाद में इसको ऐड कर लेंगे। देखिए A1 प्लस A2 कॉस फाई को आपने क्या माना है, A कॉस थीटा, तो देखिए जरा y क्या हो जाएगा, A कॉस थीटा साइन ओमेगा टी प्लस इसको क्या माना है, A साइन थीटा कॉस ओमेगा टी, तो A साइन थीटा कॉस ओमेगा टी। अब जरा बताइए ये किसकी इक्वेशन है, A अगर मैं कॉमन ले लूं, A अगर मैं कॉमन ले लूं तो क्या ये साइन A प्लस बी की है, क्या हो जाएगा, साइन यस ओमेगा सर टी प्लस थीटा। तो ये क्या आया, रिजल्टेंट। अब देखिए रिजल्टेंट में अगर आप देखना चाहें तो आपको एक चीज समझ में आ जाएगी तुरंत, जो रिजल्टेंट का इक्वेशन आया इसमें एम्पलीट्यूड चेंज हो चुका है। पहले एम्पलीट्यूड था स्मॉल A1 और स्मॉल A2, अब जो एम्पलीट्यूड है वो क्या हो चुका है, कैपिटल A। खास बात सबसे ये है कि पहले भी फ्रीक्वेंसी ओमेगा और ओमेगा थी और बाद में भी फ्रीक्वेंसी क्या है, ओमेगा। चेंज किस में आया है, एक तो एम्पलीट्यूड चेंज हुआ है और एक फेज डिफरेंस चेंज हुआ है। अब फेज डिफरेंस कितना हो चुका है, थीटा हो चुका है, अभी तक कितना था, फाई था। तो ये दो चीजें क्या हो चुकी हैं, चेंज हो चुकी हैं। तो इंटरफेरेंस में क्या चेंज हुआ, एम्पलीट्यूड चेंज हुआ और फेज डिफरेंस चेंज हुआ। अच्छा, अब अगर हमें देखना हो कि ये एम्पलीट्यूड अब हो कितना चुका है, भाई एम्पलीट्यूड चेंज हुआ, पहले था स्मॉल A1 अब है स्मॉल, पहले था स्मॉल A1 स्मॉल A2 अब हो चुका है कैपिटल A। तो आखिर कैपिटल A है कितना, उस कैपिटल A की वैल्यू निकालने के लिए आप इक्वेशन 1 और 2 का स्क्वायर करके क्या कर दीजिए, ऐड कर दीजिए। तो लेफ्ट हैंड साइड से ऐड होगी, राइट हैंड साइड से। देखिए जैसे स्क्वायर करेंगे तो ये देखिए क्या हो जाएगा, ए स्क्वायर कॉस स्क्वायर थीटा प्लस ए स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू, पहले इसका स्क्वायर करिए तो देखिए A1 प्लस A2 कॉस फाई का स्क्वायर
और प्लस A2 साइन फाई का स्क्वायर होगा इतना। यहां से ए स्क्वायर कॉमन लेंगे तो ब्रैकेट में बचेगा कॉस स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा, वो क्या होता है 1। तो यहां से आ गया ए स्क्वायर। यहां से जरा इस स्क्वायर को ब्रेक करिए तो a प्लस बी का होल स्क्वायर, तो क्या हो जाएगा A1 स्क्वायर प्लस A2 स्क्वायर कॉस स्क्वायर फाई प्लस 2A1 A2 कॉस फाई प्लस ये क्या है A2 स्क्वायर साइन स्क्वायर फाई। अब ध्यान से देखिएगा, A2 स्क्वायर कॉस स्क्वायर फाई, A2 स्क्वायर साइन स्क्वायर फाई, तो A स्क्वायर बराबर इस A1 स्क्वायर को लिख लीजिए, A2 स्क्वायर कॉस स्क्वायर फाई, A2 स्क्वायर साइन स्क्वायर फाई, A2 स्क्वायर कॉमन लेंगे, कॉस स्क्वायर फाई प्लस साइन स्क्वायर फाई 1 हो जाएगा। तो क्या आया A2 स्क्वायर प्लस 2A1 A2 कॉस फाई। ये क्या आ गया आपका रिजल्टेंट एम्पलीट्यूड। A की वैल्यू चाहिए तो क्या निकाल लीजिए, इसका स्क्वायर रूट ले लीजिए। तो A1 स्क्वायर प्लस A2 स्क्वायर प्लस 2A1 A2 कॉस फाई, ये आ गया आपका एम्पलीट्यूड, यानी कि इसकी वैल्यू कि एम्पलीट्यूड अब ये हो जाएगा। एम्पलीट्यूड क्या हो जाएगा कैपिटल ए। जैसे मान लो एम्पलीट्यूड दिया हो यहाँ पर, ठीक है ना, कैसे दिया हो ध्यान से देखना। जैसे इसकी इक्वेशन दी हो y1 बराबर 4 साइन समथिंग और यहाँ दिया हो 5 साइन समथिंग, तो यानी कि A1 कितना है 4 और A2 कितना है 5, यहाँ पर रखेंगे और क्या मिल जाएगा हमें जो रिजल्टेंट एम्पलीट्यूड है। ठीक है, फाई की वैल्यू भी आप निकाल लेंगे, उसमें कोई दिक्कत नहीं, क्योंकि फेज डिफरेंस सामने ही है। तो रिजल्टेंट जो एम्पलीट्यूड है वो डिपेंड किस पे कर रहा है, वो डिपेंड कर रहा है इनके फेज पर। देखिए फाई का टर्म आ रहा है वहां, तो रिजल्टेंट एम्पलीट्यूड डिपेंड कर रहा है इन दोनों के फेज डिफरेंस पर। इन दोनों के फेज डिफरेंस पर क्या डिपेंड कर रहा है हमारा रिजल्टेंट एम्पलीट्यूड। क्लियर है? यस सर। यस सर। अब बात आती है हमें देखना क्या है बेसिकली इंटेंसिटी, क्योंकि हम बात तो बार बार इंटेंसिटी की कर रहे हैं कि इंटेंसिटी कहीं मैक्सिमम होगी कहीं इंटेंसिटी मिनिमम होगी। चलिए अच्छा, अगर आपसे पूछा जाए, ध्यान से देखिएगा, अगर आपसे पूछा जाए कि बताइए एम्पलीट्यूड मैक्सिमम कब होगा, यानी कि हमको निकालना है ए मैक्स, तो देखिए ए मैक्स किस पे डिपेंड कर रहा है कॉस फाई पे। तो ए मैक्सिमम तभी होगा जब कॉस फाई क्या होगा मैक्सिमम होगा। आप जानते हैं कॉस फाई की मैक्सिमम वैल्यू क्या होती है प्लस का 1। तो जरा यहाँ वैल्यू जैसे ही आप रखेंगे तो देखिए ए मैक्स कितना आ जाएगा अंडर रूट A1 स्क्वायर प्लस A2 स्क्वायर प्लस 2A1 A2, ये ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2AB क्या है A1 प्लस A2 का होल स्क्वायर। ये स्क्वायर ब्रैकेट से वो स्क्वायर रूट से बाहर आएगा तो क्या बचेगा केवल A1 प्लस A2 A मैक्स। तो मैक्सिमम एम्पलीट्यूड क्या है, दोनों का एम्पलीट्यूड जोड़ दीजिए तो मैक्सिमम हो गया। मिनिमम क्या आएगा देखिए, जब कॉस फाई क्या हो मैक्स मिनिमम हो, तो कॉस फाई मिनिमम, कॉस फाई की मिनिमम वैल्यू कितनी होती है माइनस का 1। जरा यहाँ रख दीजिए तो ए मिनिमम, ये सब फॉर्मूले याद रखने पड़ेंगे। क्या हो जाएगा देखिए ध्यान से, A1 स्क्वायर प्लस A2 स्क्वायर प्लस 2A1 A2 कॉस फाई है, कॉस फाई की जगह रखना है -1, तो ये हो जाएगा -2A1 A2। ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2AB क्या है अंडर रूट A1 माइनस A2 का होल स्क्वायर, स्क्वायर रूट से बाहर आएगा स्क्वायर तो कितना बचेगा A1 माइनस A2, यानी कि जो A मिनिमम है वो किसके बराबर है A1 माइनस A2 के बराबर है। ठीक है, बढ़िया है। ये तो किसकी बात हुई एम्पलीट्यूड की बात हुई। अब बात कर लेते हैं किसकी इंटेंसिटी की। इंटेंसिटी देखिए डिफाइन होती है इंटेंसिटी प्रोपोर्शनल टू एम्पलीट्यूड का स्क्वायर। किसी भी वेव की इंटेंसिटी एम्पलीट्यूड के स्क्वायर के प्रोपोर्शनल होती है। अगर आप लोगों ने जो वेव मैंने आपको पढ़ाया था 11th वाला यूट्यूब में जो लेक्चर पढ़े हुए थे, उसमें आप देखेंगे तो ये पूरी इक्वेशन वहां पर निकाली गई थी 2 पाई एफ स्क्वायर एन रो वी करके ऐसे आता था जो है पूरी इक्वेशन, और उसमें एम्पलीट्यूड के स्क्वायर का टर्म आता था। तो बाकी चीजें सब क्या थी कांस्टेंट थी, एम्पलीट्यूड का स्क्वायर हमने यहां से उठा लिया। अब इस प्रोपोर्शनलिटी को हटाएंगे तो एक कांस्टेंट लगाएंगे तो कांस्टेंट लगा दिया के। अब देखिए
यहां से अगर आप निकालना चाहें तो आई की वैल्यू कितनी हो जाएगी, देखिए के, और यहाँ देखिए ए स्क्वायर से मल्टीप्लाई कर दीजिए, तो a1 स्क्वायर प्लस a2 स्क्वायर प्लस 2a1 a2 कॉस फाइव, जरा के से अंदर मल्टीप्लाई कराइए, तो के a1 स्क्वायर के a2 स्क्वायर प्लस 2, अब देखिए के को मैं जरा लिख रहा हूं अंडर रूट के, तो अंडर रूट के a1 अंडर रूट के a2 कॉस फाइव लिख सकते हैं कि नहीं, देखिए अंडर रूट के क्या हो जाएगा, के हो जाएगा। अब देखिए के a1 स्क्वायर, के ए स्क्वायर ये क्या है, रिजल्टेंट इंटेंसिटी, तो के a1 स्क्वायर क्या रही होगी, इनिशियल वाली इंटेंसिटी, ये दूसरे वाले की इंटेंसिटी 2 अंडर रूट के a1, अगर मैं इसका स्क्वायर रूट लूं तो देखिए अंडर रूट आई बराबर क्या आएगा, अंडर रूट के और इसका क्या आ जाएगा ए, तो अंडर रूट के वन यानी कि अंडर रूट i1 अंडर रूट i2 और कॉस फाइव, तो ये क्या आ गया, आई की वैल्यू, ये क्या है, इंटेंसिटी की वैल्यू। अब यहां से अगर आपको देखना हो मैक्सिमम इंटेंसिटी और मिनिमम इंटेंसिटी क्या होगी, तो मैक्सिमम इंटेंसिटी मिनिमम इंटेंसिटी के यहाँ पे कई फॉर्मूले बन सकते हैं, जितने आप बनाना चाहें देख लीजिए, पहले से स्टार्टिंग करते हैं। पहले तो वही कॉन्सेप्ट, जहां कॉस मैक्सिमम वहां क्या होगा, आई मैक्सिमम, तो आई मैक्सिमम के लिए आप कॉस फाइव को क्या कर दें, प्लस का 1, तो जैसे ही आप प्लस 1 करेंगे तो ये क्या होगा, i1 प्लस i2 प्लस 2 अंडर रूट i1 i2, तो देखिए इसको मैं ये लिख सकता हूँ, क्या लिख सकता हूँ, अंडर रूट i1 प्लस अंडर रूट i2 का होल स्क्वायर, जरा इसको ब्रेक करना तो यही आ जाएगा, जरा इसको ब्रेक करिएगा तो यही आ जाएगा, देखिए अंडर रूट i1 का स्क्वायर करेंगे तो i1, अंडर रूट i2 का स्क्वायर करेंगे तो i2 प्लस 2 अंडर रूट i1 अंडर रूट i2 कॉस थीटा, यानी कि कॉस फाइव। सही है, समझ रहे हैं? यस सर। इसी तरह आप अगर आप आई मिनिमम करेंगे, देखिए एंड आई मिनिमम करेंगे तो आ जाएगा अंडर रूट i1 माइनस अंडर रूट i2 का होल स्क्वायर, ये फॉर्मूला हो गया। और अगर आई मैक्स का फॉर्मूला देखना है तो आई मैक्स कब होगा, जब एम्पलीट्यूड मैक्स होगा, आई बराबर के स्क्वायर है, आई मैक्स बराबर क्या होगा, के ए मैक्स का स्क्वायर, तो यहां से एक आई मैक्स का फॉर्मूला बन जाएगा, ए मैक्स स्क्वायर कितना है, ए मैक्स ये है, इसका स्क्वायर करेंगे तो क्या आएगा, a1 प्लस a2 का होल स्क्वायर, एक ये भी फॉर्मूला है मैक्सिमम का। और मिनिमम का फॉर्मूला इसी तरह होगा, के a1 माइनस a2 का होल स्क्वायर, ये भी इंटेंसिटी का ही फॉर्मूला है। बताइए कोई दिक्कत यहां तक किसी को? नो सर। एक मिनट रेस्ट लेने दीजिए, थोड़ा हवा खाने दीजिए, फॉर्मूलों को इनको याद कर लीजिए, तुरंत क्वेश्चन शुरू करते हैं। अब ये आपको अपनी समझदारी के साथ काम करना है कि कहां पर किस फॉर्मूले को यूज करना है। इसके बाद हम लोग ये भी देख सकते हैं फाई के लिए, भाई हमने अभी एक रिलेशन पढ़ा था, रिलेशन बिटवीन फेज डिफरेंस एंड पाथ डिफरेंस, तो अभी हमने देखिए किसकी बात की, केवल फेज डिफरेंस की, यानी कि फाई की बात कर रहे थे हम, कि कॉस फाई मैक्सिमम होगा तो ये होगा वो होगा। अब अगर हमें यही बात करनी हो किसके रिस्पेक्ट में, फेज पाथ डिफरेंस के रिस्पेक्ट में, तो भी हम लोग कोई ना कोई ऐसा रिलेशन निकाल सकते हैं जिससे ये पता चले कि पाथ डिफरेंस क्या क्या होगा जब आपका इंटेंसिटी क्या होगी, मैक्सिमम। ये जो मैक्सिमम इंटेंसिटी निकाली है ये क्या बता रही है, कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस। जो मिनिमम इंटेंसिटी निकाली है वो क्या बता रही है, डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस। यही तो डेफिनेशन थी। यस। कि जहां इंटेंसिटी मैक्सिमम वहां कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस, जहां इंटेंसिटी मिनिमम वहां डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस।
चलिए हो गया सर। अब देखते हैं क्या देखना है, कंडीशन फॉर मैक्सिमा और मिनिमा। मैक्सिमा और मिनिमा की कंडीशन क्या है? तो मैक्सिमा और मिनिमा की कंडीशन सब जान रहे हैं कि क्या है, देख लीजिए एक बार। मैक्सिमा माने कंस्ट्रक्टिव, मिनिमा माने डिस्ट्रक्टिव। तो अभी अभी आपने देखा, यहाँ पर लिख लीजिए कंडीशन फॉर मैक्सिमा। मैक्सिमा का मतलब क्या है? कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस। तो आपने देखा इंटेंसिटी मैक्सिमम कब हो रही थी? जब कॉस फाई क्या हो? प्लस का 1 हो। कॉस फाई प्लस 1 कब मिलेगा? जब फाई किसके बराबर हो? या तो 0 के, या तो 2 पाई के, या तो 4 पाई के, या इसी तरह आगे बढ़ते चले जाए, मतलब पाई का इवन मल्टीपल। तो हम लिख सकते हैं फाई बराबर 2n पाई, जहां n क्या है? 0, 1, 2, 3, इसी तरह चले जाइए। सही है। अब याद करिए कि जो आपका डेल्टा फाई था वो था 2 पाई बाई लैम्डा और डेल्टा एक्स। देखो ये जो रिलेशन मिला ये किसके लिए मिला? फेज डिफरेंस के लिए। अगर पाथ डिफरेंस के लिए निकालना हो तो जरा फाई की जगह क्या रख दीजिए? 2n पाई इज इक्वल टू 2 पाई बाई लैम्डा डेल्टा एक्स। यहाँ से 2 पाई से 2 पाई कैंसिल और डेल्टा एक्स बराबर आ गया n लैम्डा। ये भी इंपॉर्टेंट रिलेशन है। ये क्या बताता है? जहां जहां पर पाथ डिफरेंस वेवलेंथ का इंटीजर मल्टीपल होगा, ध्यान से सुनिएगा, जहां जहां पर पाथ डिफरेंस डेल्टा एक्स वेवलेंथ यानी कि तरंग दैर्ध्य का इंटीजर मल्टीपल होगा। इंटीजर मल्टीपल माने या तो 0 हो, n बराबर अगर 0 रख दिया, या तो लैम्डा हो, या तो 2 लैम्डा हो, या तो 3 लैम्डा हो, या तो 4 लैम्डा हो। जब भी इस तरह का पाथ डिफरेंस यानी कि पथांतर आएगा, वहां वहां जो आपका व्यतिकरण है वो कैसा व्यतिकरण होगा? संपोषी व्यतिकरण, कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस। सही है ना? यस सर। बट सर जो अगर वहाँ पे अगर n लिखे हैं, हाँ तो हाँ सर जो n लिखे हैं उसको तो सर वो होना चाहिए ना, 2 मतलब सम होना चाहिए, तो 2 4 6 होना चाहिए, तो आप 1 2 3 लिख दिए। अरे यार देखो इधर जरा, ये 2 से इसीलिए तो मल्टीप्लाई किया है। यस सर, जब यस n सर। की वैल्यू, जब समझ गए कि बताएं? देखो जब समझ n की गया सर, वैल्यू समझ। 0 रखोगे, जब n की वैल्यू 0 रखोगे तो फाई कितना आएगा? 0। n की जगह 1 रखोगे तो कितना आएगा? 2 पाई। n की जगह 2 रखोगे तो कितना आएगा? 4 पाई। n की जगह 3 रखोगे तो कितना समझ आएगा? गया सर, 6 समझ पाई। गया। अब देखो अगर देखना हो कंडीशन फॉर मिनिमा, तो देखिए अभी अभी आपने देखा था कॉस फाई होना चाहिए वहां पर -1। ऐसा कब होगा? जब फाई क्या हो? किसके लिए होता है ये? बताइए जरा। पाई बाई 2, नहीं पाई बाई 2 नहीं, सॉरी, कॉस पाई, यानी कि 2n कॉस माइनस 180 की वैल्यू क्या होती है? 2n माइनस पाई, या 2n प्लस पाई भी लिख सकते हैं। देखिए माइनस प्लस लिखने में होता क्या, मैं बताता हूं आपको, दोनों चीजें देख लेंगे। तो फाई की वैल्यू क्या हो? 2n प्लस 1 पाई। देखो जब आप 2n प्लस 1 पाई लेंगे तब आपको अपने n को शुरू करना है 0 से, और जब आप 2n माइनस का 1 पाई लेंगे तब आपको n को शुरू करना है 1 से। इसलिए कि अगर आपने यहाँ n को 0 शुरू किया तो ये 0 और ये कितना आ जाएगा? पाई। लेकिन अगर आपने यहाँ 0 से शुरू किया तो ये आ जाएगा माइनस पाई। ठीक है ना? तो ये ध्यान देना है कि कब 2n माइनस 1 लिख रहे हैं और कब 2n प्लस 1 लिख रहे हैं, तो n को शुरू कैसे कर रहे हैं। मतलब जो पहली वैल्यू मिलनी चाहिए कॉस फाई की वो पाई मिलनी चाहिए। ठीक है ना? तो 2n प्लस 1 पाई। अब देखिए यहां से दया, तो डेल्टा फाई क्या हो गया? 2 पाई बाई लैम्डा, और कितना हो गया? डेल्टा एक्स। इसकी जगह लिख दीजिए जरा 2n प्लस 1 पाई प्लस क्या हो गया, सॉरी इक्वल क्या हो गया यहाँ से? 2 पाई बाई लैम्डा डेल्टा एक्स। पाई से पाई क्या हो गया? कैंसिल हो गया। डेल्टा एक्स बराबर क्या आया? देखिए 2n प्लस 1 और लैम्डा, 2n प्लस 1 लैम्डा। सही आ रहा है कि गलत आ रहा है? सर बाई 2 आएगा। 1/2 कहीं गायब है कि ना? यस सर, बाय। बाई 2 कहाँ गायब हो गया जरा बताओ। सर डेल्टा एक्स के अच्छा हाँ मल्टीप्लाई ये, में जो 2। हाँ डेल्टा एक्स के जो मल्टीप्लाई में 2 था वो यहाँ आ जाएगा। इसको हम लोग क्या पढ़ते हैं? देखिए यहाँ पर क्या था? लैम्डा का इंटीजर मल्टीपल,
और यहाँ पर क्या है, लैम्डा बाई 2 का ऑड मल्टीपल। ये 2n प्लस 1 का मतलब क्या हो जाता है, ऑड हो जाता है। जैसे 1 की यहाँ n की जगह 1 रखोगे तो 2 प्लस 1 3 हो जाएगा, n की जगह 2 रखोगे तो 2 2 4 5 हो जाएगा। तो लैम्डा बाई 2 का क्या हो, ऑड मल्टीपल। ठीक है ना। तो ये क्या कंडीशन है किसकी, डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस की कंडीशन है ये। क्लियर है। यस सर। यस सर। एक ठीक है, चलिए एक क्वेश्चन लिखिए, थोड़ा आसान क्वेश्चन है, तो जरा करने का प्रयास करिए। कह रहा है टू कोहेरेंट वेव्स, क्वेश्चन कह रहा है टू कोहेरेंट वेव्स, टू कोहेरेंट वेव्स two coherent waves produce interference pattern produce interference pattern full stop, ratio of maximum to minimum intensity is ratio of maximum to minimum intensity is 144 ratio 81, ratio of maximum to minimum intensity is 144 ratio 81, फुल स्टॉप लगाइए। कह रहा फाइंड आउट द रेशियो ऑफ इंटेंसिटी ऑफ टू वेव्स, फाइंड आउट द रेशियो ऑफ इंटेंसिटीज ऑफ टू वेव्स। मतलब दो वेव्स की मैक्सिमम और मिनिमम का रेशियो दिया गया है इंटेंसिटी का, और उनकी नॉर्मल इंटेंसिटी का रेशियो पूछ रहा है। मतलब आई मैक्स और आई मिन का रेशियो दिया है, और आपसे I1 और I2 का रेशियो पूछ रहा है। आया किसी का आंसर? सर 1 मिनट। सर 169 डिवाइड बाई 121। गलत है। रवि आंसर आया? 12/9। कितना? सर 12/9। क्या निकाल रहे हो? सर I1 I2 का रेशियो। हाँ, मतलब I1 बटे I2 ना।
यस सर। गलत आ रहा है, चेक करो। और क्लास में कौन कौन है, जरा नाम बताएं। अरे आया भाई किसी का आंसर कि मुझे को बताना है? सर वो तो नहीं आ रहा। अरे उतना तो नहीं आएगा। देखिए, आपको दिया है आई मैक्स डिवाइड बाई आई मिन कितना, 144/81 सही दिया है। यस सर। आई मैक्स क्या होता है, के A1 प्लस A2 का होल स्क्वायर, A1 माइनस A2 का होल स्क्वायर। दिया है 144/81, के से के कट गया, दोनों तरफ स्क्वायर रूट लो, तो A1 प्लस A2 बटे A1 माइनस A2, 144 का वर्गमूल 12 और इसका 9, इधर मल्टीप्लाई कराओ तो 9A1 प्लस 9A2 बराबर 12A1 माइनस का 12A2। A2 एक तरफ, A1 एक तरफ, तो इस A2 को लेकर आओ यहाँ, तो माइनस का आएगा प्लस हो जाएगा, 12 9 21 A2। 9A1 इधर जाएगा, माइनस का हो जाएगा 12A1 माइनस 9A1 कितना 3A1। तो यहाँ से A1 बटे A2 कितना हो जाएगा 21/3, कितना आ गया 7। अब आप जानते हैं आपसे पूछा गया है I1 बटे I2। I1 होता है के A1 स्क्वायर और I2 होता है के A2 स्क्वायर, के से के कट गया, इसको लिख लीजिए A1 बटे A2 का होल स्क्वायर। A1 बटे A2 का मान कितना है 7 का स्क्वायर यानी कि 49, या इसको लिख लीजिए 49/1। बोलो सही है? यस सर। तब फिर तुम लोग कहाँ गलत कर रहे थे? सर 81 की जगह हमने 1 लिख दिया था। क्वेश्चन में ही? यस सर। अरे और तुमने रवि? सर मेरा सर जो वो था ना, स्क्वायर भूल गया था वहां पे, यहाँ पे निकालने के लिए। अच्छा,
चलो लिखो, अगला क्वेश्चन लिखो। लिखो इफ I1 बराबर I2 बराबर I, मतलब दोनों वेव्स की इंटेंसिटी आपको दे दी है I। इफ I1 बराबर I2 बराबर I, फाइंड मैक्सिमम रिजल्टेंट इंटेंसिटी। फाइंड मैक्सिमम रिजल्टेंट इंटेंसिटी। अगर दोनों वेव्स की इंटेंसिटी I और I हो और वो क्या कर रही हो, इंटरफेरेंस कर रही हो, तो मैक्सिमम रिजल्टेंट इंटेंसिटी कितनी आएगी ये बताना है आपको। सर 4i। 4I सही है बिल्कुल। यस सर 4। 4 नहीं, 4I। वही 4I। ठीक, तो ये हो गए आपके इंटेंसिटी वाले क्वेश्चन। कल हम लोगों को पढ़ना है, इंपॉर्टेंट टॉपिक है यंग्स डबल स्लिट एक्सपेरिमेंट। वहां से आप लोग पढ़ेंगे फ्रिंज विड्थ के बारे में, और वहां से आपके जो है बढ़िया बढ़िया क्वेश्चन बन के तैयार होते हैं। ठीक है, तो हम लोग कल क्या देखेंगे, यंग्स डबल स्लिट एक्सपेरिमेंट। ये वही एक्सपेरिमेंट है जिसके बारे में बात हो रही थी, जिसने ये प्रूफ किया कि हाइगेंस की जो थ्योरी थी वो थ्योरी कैसी थी, सही थी। ठीक, ओके सर। चलिए नमस्ते मिलते सर। हैं कल। नमस्ते नमस्ते। थैंक यू सर।